मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास महिला महाविद्यालय बांदीकुई। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष में भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन करें। बीए पीटी सेकेंड ईयर भारतीय शासन अधिनियम 1919 क्या है, ये शासन क्यों बना था, इस शासन अधिनियम में किस प्रकार की विशेषताएं हैं उनका उल्लेख किया गया था। देखिए, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निरंतर अध्ययन कर रहे थे और प्रारंभ से ही मैंने आपको ये बताया था कि कैसे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दृष्टिकोण उत्पन्न हुए थे। फिर कांग्रेस की स्थापना के साथ में ही सबसे पहले उदारवादी लोगों का जुड़ाव हुआ था, जिसे हमने उदारवादी विचारधारा के रूप में पढ़ा। उसके बाद में उग्रवादी नेता हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में जुड़े थे और उन्होंने अपनी भूमिका का संपादन किया था, जिसे हमने उग्रवादी विचारधारा के रूप में अध्ययन किया। उसके बाद में गांधी जी हैं, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश होता है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के बाद में वो असहयोग आंदोलन चलाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा का निर्माण, संविधान की रचना, भारत की स्वतंत्रता आदि जो चीज़ें हैं उनका हमने अध्ययन कर दिया। परंतु इसी के बीच में दो अधिनियम विशेष तौर पर सामने आए, या ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किए थे, और ये जो दोनों अधिनियम हैं ये भारतीयों के विरोध को शांत करने के लिए बनाए गए। ये अधिनियम भारत और भारतीयों के लिए कितने प्रभावी साबित हुए थे, इस अधिनियम में किस प्रकार के जो लक्षण हैं वो अपनाए गए थे, हम उन्हीं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जब 1858 में 57 की क्रांति के बाद में 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में आया, तो उन्होंने 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम बनवाया। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम है कि किसी भी मायने में भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सकते। अतः आगे भारतीयों का विरोध हुकूमत के समक्ष होता रहा और उसी स्वरूप लॉर्ड लिटन का जो शासन आया था उसने भारतीयों के जो कष्ट हैं उनमें और ज़्यादा वृद्धि कर दी थी। उस समय क्रांति होने की संभावना थी, लेकिन सर ए ओ हुम और लॉर्ड डफरिन हैं, उन्होंने मिलकर कांग्रेस की स्थापना करवा दी और उस असंतोष को दबा दिया। परंतु यहाँ भारतीयों के द्वारा निरंतर ये मांग की जा रही थी, फिर तो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये मांग उदित हुई कि भारत में संवैधानिक सुधार किए जाने चाहिए। अतः 1892 में ब्रिटिश शासन ने भारत परिषद अधिनियम बनाया।
इस भारत परिषद अधिनियम में एक तो विधानमंडलों में सदस्यों के विस्तार की बात कही गई थी और एक क्रमिक उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी। भारतीयों को ये परिषद अधिनियम भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर रहा था, परंतु फिर भी ये जो बात है वो आई कि भारतीय हैं वो इस परिषद अधिनियम है उसमें सुधार को कहीं न कहीं देख रहे थे कि शायद ऐसा होगा। परंतु 1897 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनते हैं और एकाएक उन्होंने जिस प्रकार की नीतियों को अपनाया और जिस प्रकार के निर्णय भारत के संबंध में किए, भारतीयों का असंतोष वापस चरम स्तर पर पहुंच गया और ये असंतोष तब ज़्यादा फूट पड़ा जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक आघात लगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिमों की जो एकता है वो अब नहीं रही। इसी के साथ में जब उग्रवादियों ने उदारवादियों पर आक्षेप किए तो 1907 में सूरत का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, उदारवादी कांग्रेस और उग्रवादी कांग्रेस। और यहाँ अब कांग्रेस की जो एकता है उसको भी आघात लगा। तिलक साहब को चाहे जेल भेज दिया हो, परंतु यहाँ अब जो अंग्रेजी सरकार है वो इस नतीजे पर पहुँची कि परिषद अधिनियम से आगे बढ़ते हुए हमें शासन अधिनियम बनाने पड़ेंगे। और इन शासन अधिनियमों में सबसे पहला जो शासन अधिनियम ब्रिटिश शासन ने बनाया वो था भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1909। इसे शॉर्ट में मॉर्ले मिंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार, ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार था 1909 का भारतीय शासन अधिनियम था, इसकी जो खास विशेषता है वो ये थी कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना में आगे बढ़ेंगे और साथ में ही यहाँ पर जो भारतीय जन हैं उनको मताधिकार और प्रदान किया गया था। परंतु एक दुखद पहलू इस अधिनियम का ये भी था कि ब्रिटिश हुकूमत ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इस अधिनियम के माध्यम से चला दिया था, जो भारतीयों को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं हो रहा था। अतः मॉर्ले मिंटो सुधार हैं, इनके प्रति भी भारतीयों का असंतोष रहा था। आगे हम अध्ययन ये कर रहे थे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटेन के द्वारा भारतीयों से सहयोग मांगा जाता है। गांधी जी सहयोग इस वजह से कर देते हैं कि कहते हैं कि जैसे युद्ध समाप्त होगा अंग्रेजी हुकूमत को भारत को स्वतंत्र करके चला जाना चाहिए। परंतु 1919 में ये जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो विश्व युद्ध के साथ में ही यहाँ पर ब्रिटेन ने, जैसा गांधी जी सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको ये प्रॉमिस किया था कि जो युद्ध पश्चात भारत के संबंध में निर्णय लेंगे, तो उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान करने संबंधी कोई निर्णय तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने फिर एक दूसरा अधिनियम यहाँ बनाया और वो था भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम 1919, इसे शॉर्ट में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड या फिर हम ये कहें और भी ज़्यादा शॉर्ट में इसको मॉन्टफोर्ड सुधारों के रूप में देखा जाता है।
मॉन्टेस्क्यू उस समय भारत मंत्री थे और चेम्सफोर्ड है वो उस समय वायसराय थे। तो इस प्रकार से भारत मंत्री और वायसराय ने इनके द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1919 है उसका निर्माण किया गया था। ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 बना, इसमें हम देखते हैं जो ऊपरी तौर पर जो बात रखी गई थी वो ये थी कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और ये जो उत्तरदायी शासन होगा ये क्रमिक विकास से होगा, यानी कि एकाएक भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना प्रांतों में नहीं की जाएगी। एक धीरे धीरे ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना प्रांतों में की जाएगी। दूसरा यहाँ पर जो इसमें प्रावधान किया गया वो ये था कि स्पष्ट कर दिया इसमें कि अभी भी भारत है वो ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहेगा। भारत को किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन के द्वारा स्वतंत्र करने का कोई विचार नहीं। ये भी इस भारतीय शासन अधिनियम है उसमें स्पष्ट कर दिया। तीसरी जो बात इसमें कही गई थी कि केंद्र और प्रांत इन दोनों की गवर्नर जनरल जो कि केंद्र में था और दूसरा प्रांतों में जो गवर्नर थे, तो यहाँ गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद थी और जो गवर्नर होता था प्रांत में उसके लिए कार्यकारिणी परिषद थी। इसमें स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र और प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को और सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि परिषद का विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। ये प्रमुख रूप से मोटी मोटी जो बातें हैं वो इसके संबंध में थी। हालांकि इससे पहले 1914 में ही जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने अपना राजनीतिक वसीयतनामा है वो लिख दिया था और ये जो राजनीतिक वसीयतनामा गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हो गई थी और 1918 में ये जो वसीयतनामा है इसका प्रकाशन हुआ था। इस वसीयतनामे में भी जो गोखले साहब हैं उन्होंने ये भी लिखा था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और भारत में क्रमिक सुधार होने चाहिए, संवैधानिक सुधार होने चाहिए और प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर जिसको हम गोखले का न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ ये जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो सामने आया था और मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को ही ये घोषणा कर दी थी। यानी कि एकाएक ही ये भारतीय शासन अधिनियम बना था, अपितु 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा की थी उसी में इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि आगे आने वाले समय पर अगर भारत में कोई भी संवैधानिक सुधार होंगे तो वो संवैधानिक सुधार इस आधार पर भी किए जाएंगे और ये जो आधार हैं इन्हीं को लेकर ही हमारे भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1919 है उसे बनाया गया। और 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम बना था इसमें जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को बहुत कुछ प्रदान किया है, लेकिन आंतरिक रूप से जब वो अधिनियम भारतीयों के ऊपर लागू किया गया और जब वो व्यवहारिक रूप से सामने आया तो बात ये थी, उसमें ये निकल कर आई कि ब्रिटिश शासन ने एक हाथ से भारतीयों को दिया है तो दूसरे हाथ से उन जो अधिकार हैं उनको छीन भी लिया गया। यानी कि ये जो अधिनियम है ये सैद्धांतिक रूप से तो सही प्रतीत होता था कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के हित में कई प्रकार के जो संवैधानिक सुधार हैं वो किए हैं
और ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 है, ये भारतीयों के हितकरी है और भारत को लाभ प्रदान करने वाला है और ये स्वतंत्रता से कम भी नहीं है। यानी कि ऐसे संवैधानिक सुधार भारत में कर दिए जाएंगे कि भारतीय जनता को समस्त भारत में नहीं तो कम से कम प्रांतों में तो पूरी तरीके से शासन में भागीदारी भी हो जाएगी और वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसका पूर्ण उपभोग करेंगे और प्रांतों में वो कानून भी बनाएंगे और जो विषय उनको हम प्रदान कर रहे हैं उन विषयों पर उनको शासन करने का भी अधिकार रहेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो ऊपरी तौर पर ये सारी चीज़ देखने को मिल रही थी, लेकिन जब ये लागू हुआ और जब ये व्यावहारिक रूप से सामने आया तो फिर यहाँ भारतीय नेताओं का और भारतीय जनता का ये कहना इसमें कि ऊपरी तौर पर तो भारतीय शासन अधिनियम अच्छा है, यानी कि सैद्धांतिक तौर पर तो भारतीय शासन अधिनियम ऐसा लगता है कि ये भारतीयों के लिए हितकर है, लेकिन ये व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो इस शासन अधिनियम में अभी भी भारतीयों को कुछ प्रदान नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो इस संदर्भ में हम ये लेते हैं कि जो महात्मा गांधी जी 1917 से ही सत्याग्रह कर रहे थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन को ये कहकर सहयोग प्रदान किया था और उस समय ब्रिटिश शासन ने सहयोग भी मांगा था। गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से उन्होंने नवाजा भी था कि भारत इस समय प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के बारे में ब्रिटिश शासन के द्वारा सोचा जाएगा। परंतु जैसे ये युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीयों के ऊपर एक ठंडा छींटा देने का ही कार्य किया जा रहा था इस अधिनियम के माध्यम से, यानी कि अभी भी भारतीयों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता की बात ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं कही जा रही थी। तो इसमें ये बात सामने निकल कर आती है कि जो स्वयं उस समय गांधी जी की जो प्रभावी भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी बन गई थी और भारत में भी बन गई थी, वो इन अधिनियम से ही संतुष्ट नहीं थे। वो तो ये चाहते थे कि भारत को स्वराज्य मिलना चाहिए और जब ये अधिनियम बनाया तो गांधी जी भी अच्छे तरीके से समझ गए थे कि व्यावहारिक रूप से इस अधिनियम में भारतीयों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं सौंपे गए। इसी वजह से तो गांधी जी ने इस अधिनियम से आगे जाते हुए भी अपना असहयोग आंदोलन चलाया था और एक चरम स्तर पर उस चीज़ को पहुंचा दिया था। हालांकि उसके बारे में हम काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे उसको आंदोलन को दबाने की चेष्टा की गई थी, कैसे जनता के ऊपर अत्याचार किए गए थे, वो चोरा चोरी की घटना हुई थी, आंदोलन स्थगित भी कर दिया गया था। लेकिन ये जो भारतीय शासन अधिनियम है, ये अधिनियम में जितनी भी जो विशेषताएं थी, ये विशेषताएं किसी भी प्रकार से न तो भारत और न भारतीयों के लिए करती और इसमें जो लक्षण बताए गए वो लक्षण सही ऐसा लग रहा था कि सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो जो लक्षण है वो भी भारतीयों को किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सके। और ये जो भारतीय शासन अधिनियम है ये कालांतर में आगे चलकर ये तो जब ऐसे आंदोलन चलता रहा तभी इसको किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला भारतीयों का। और जिस देश में कोई भी एक्ट बनाया जाए और वो उस जनता के लिए ही बनाया जाए और वो जनता ही उस एक्ट का सपोर्ट नहीं करती हो या जनता उस एक्ट को नहीं मानती हो और जबरदस्ती उस एक्ट को जनता के ऊपर थोपा जाए तो निश्चित रूप से वहाँ विरोध के स्वर तो उत्पन्न होंगे ही। तो इसी प्रकार की जो स्थिति है वो उस समय इस एक्ट के संबंध में भारतीयों की थी। भारतीय ये चाहते ही नहीं थे कि इस प्रकार का कोई अधिनियम हमको संतुष्ट करने के लिए बने। ब्रिटिश शासन ने ऐसा अधिनियम बना भी दिया था और जब भारतीय उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो ब्रिटिश शासन उसे थोपने का काम कर रहा था, तो भारतीय उस एक्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लेते। और यही ऐसी बात रही कि उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी ये जो भारतीय शासन अधिनियम है
ये उस समय बहुत जल्दी अप्रभावी होने लगा, यानी कि अपना किसी भी प्रकार का जो प्रभाव है ये भारत और भारतीयों के संबंध में नहीं छोड़ पाया। और इसमें जो भी प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों के संदर्भों को और लक्षणों को या विशेषताओं को, और फिर हम इनके मूल्यांकन को भी देखेंगे कि मतलब ये जो अधिनियम विफल हुआ था ये क्यों हुआ था, किस प्रकार से उस समय स्थिति परिस्थिति उत्पन्न की और कैसे अधिनियम उस समय सक्सेसफुल हो सकता था। तो उन सारी चीज़ों को हम आगे का जो अपना व्याख्यान होगा, नेक्स्ट व्याख्यान होगा, उसमें चर्चा करेंगे कि इस अधिनियम के सबसे पहले तो हम लक्षणों को देखेंगे और फिर लक्षणों के बाद में हम इस अधिनियम के मूल्यांकन को करेंगे। आज इस अधिनियम के बारे में इतना ही। आप ऑनलाइन बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और आपसे चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।